हेलो एवरीवन, आई एम रूबी, यू आर विद रूबिकल एकेडमी। आज हमारा टॉपिक है एनिमल टिश्यूज़। तो आज हम एनिमल टिश्यूज़ के बारे में देखेंगे। तो चैप्टर है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, ठीक। लेकिन हम इसके जो पहला पॉइंट है एनिमल टिश्यूज़, आज उसी पे बातें करेंगे, देखेंगे कि क्या टिश्यूज़ होते हैं, उनका क्या फंक्शन है, कितने टाइप के होते हैं, सारी चीज़ें इन सबको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो हम जानते हैं कि जो बॉडी का फॉर्मेशन होता है तो सबसे बेसिक यूनिट क्या है? सेल है। सेल के बाद टिश्यूज़ होते हैं, टिश्यूज़ के बाद ऑर्गन, देन ऑर्गन सिस्टम, देन बॉडी का फॉर्मेशन होता है। ये पूरा एक सीक्वेंस है। तो सबसे बेसिक यूनिट सेल है, उसके बाद टिश्यूज़ का फॉर्मेशन होता है, ठीक। तो उसी सीक्वेंस में आज हम देखेंगे कि टिश्यूज़ क्या है, उनका फंक्शन क्या है, सारी चीज़ों को देखेंगे। तो पहले देखते हैं कि टिश्यूज़ क्या है, टिश्यू का डेफिनेशन क्या है, ठीक। तो टिश्यू क्या है? तो ये ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलॉन्ग विथ इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक। तो एक जैसे सेल और जो कि फंक्शन में सिमिलर हो और उनके इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस एक जैसे हो, तो वो टिश्यू कहलाएंगे। सच एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड टिश्यू। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलॉन्ग विद इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, सच एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड टिश्यू। तो ये टिश्यू का डेफिनेशन है। अब आगे की चीज़ों को देखते हैं कि टिश्यू कितने टाइप के होते हैं। तो टिश्यू को 4 भागों में बांटा गया है। तो पहला है एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू। तो ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है और अगर मैं एक ही वीडियो में इसे पूरा कवर करने का सोचूं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगी। इसलिए मैंने सोचा है कि आज एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू पे ही बातें करेंगे, देखेंगे। मस्कुलर और न्यूरल ये काफ़ी छोटे हैं तो इन्हें नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू, तो एपिथेलियल टिश्यू क्या है? तो जो बाहरी सरफेस होता है, ठीक। टिश्यू हैज़ अ फ्री सरफेस विच फेसेस आइदर अ बॉडी फ्लूइड और द आउटसाइड इन्वायरमेंट एंड दस प्रोवाइड अ कवरिंग और अ लाइनिंग फॉर सम पार्ट ऑफ द बॉडी। तो वहाँ पे एपिथेलियल टिश्यूज़ पाए जाते हैं। जैसे कि वो सरफेस बॉडी का जो कि बाहरी इन्वायरमेंट से हो, तो अपना स्किन है जो कि बाहर के इन्वायरमेंट से है, वो एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं। और अंदर का बड़ा मतलब बड़ा स्पेस, ब्रॉड स्पेस में पाए जाते हैं। तो अगर हम बॉडी की बात करें कि ये बॉडी, तो बॉडी के अंदर यहाँ पे सारे ऑर्गन्स हैं। तो ये जो स्पेस है, ये कैविटी जो है, तो यहाँ पे लाइनिंग होगी एपिथेलियल टिश्यूज़ की, यहाँ पे, तो ठीक। तो ये ब्रॉड स्पेस में पाए जाते हैं। तो एक तो हमने देखा कि जो स्किन है वो एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं, क्योंकि बात कहा जा रहा है कि आउटसाइड इन्वायरमेंट, और उसके बाद ब्रॉड स्पेस में पाए जाते हैं और ये लाइनिंग करते हैं, ठीक। ये बॉर्डर बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने कहा कि जैसे कि यहाँ पर आपका स्टमक पार्ट हो गया, ठीक, स्टमक हो गया। और अगर हम सारे ऑर्गन्स को ऐसे ये कवर किया जाए तो यहाँ पर ये मेन बॉडी वॉल को अंदर साइड से देखा जाए, फिर से मैं ड्रॉ करती हूँ। ये मेन बॉडी वॉल, इसके अंदर एक ये वॉल जहाँ पे सारे ऑर्गन्स, तो ये जो हॉलो स्पेस है ये दोनों साइड का, तो ये एपिथेलियल टिश्यूज़ होंगे यहाँ पर, ठीक। तो मेन मतलब यही है कि एपिथेलियल टिश्यूज़ काफ़ी ब्रॉड, जहाँ पे लाइनिंग की जाए, जहाँ पे कवरिंग किया जा रहा है, वहाँ पे ये पाए जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। द सेल आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विद द लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। तो जो ये सेल होते हैं, हमने कहा कि सेल मिलकर के टिश्यूज़ का फॉर्मेशन करते हैं। तो जो सेल है ये क्या है? इनके बीच में एक इंटरसेलुलर मैट्रिक्स पाया जाता है, एक फ्लूइड सब्सटेंस है जो कि इनके हर सेल के बीच में प्रेजेंट होता है। सेल इससे क्या होते हैं? पैक होते हैं, कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। सॉरी, मैंने कहा प्रेजेंट नहीं। सेल क्या होते हैं? इस इंटरसेलुलर मैट्रिक्स से कवर होते हैं, पैक होते हैं, ठीक। अब एपिथेलियल टिश्यू को भी 2 पार्ट में रखा गया है। एपिथेलियल टिश्यू 2 पार्ट में इन्हें बांटा गया है, सिंपल एपिथेलियम
और कंपाउंड एपिथेलियम। ठीक, सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम क्या है कि ये सिंगल लेयर के होते हैं। सिंपल एपिथेलियम ये सिंगल लेयर के सेल के बने होते हैं और इनका फंक्शन क्या है, एंड फंक्शंस एज अ लाइनिंग फॉर बॉडी कैविटीज, डक्ट एंड ट्यूब। तो जो बॉडी की कैविटी है अभी मैंने बताया, हॉलो स्पेस, यहाँ पे पाए जाएंगे एपिथेलियल टिश्यूज, लाइनिंग बनाएंगे। उसके बाद जो डक्ट हैं, बड़े बड़े जो डक्ट हैं और जो ट्यूब्स हैं, वहाँ पर सिंपल एपिथेलियम टिश्यूज प्रेजेंट होंगे। ठीक, कंपाउंड एपिथेलियम कहाँ पे है, ये 2 या उससे ज़्यादा सेल के लेयर होते हैं। ठीक, मल्टी लेयर होते हैं, 2 से ज़्यादा, एंड हैज़ प्रोटेक्टिव फंक्शन एज इट डन इन आवर स्किन। तो ये क्या कर रहे हैं कि ये प्रोटेक्टिव फंक्शन इनका होता है, स्किन पे अपने पाए जाते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक, अब सिंपल एपिथेलियम जो कि सिंगल लेयर का होता है, ये 3 पार्ट में इसे रखा गया है। इसके शेप के बेसिस पे इसे 3 पार्ट में रखा गया है, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल एंड कॉलुमनर। तो अभी हमने एपिथेलियल टिश्यू को देखा कि सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम ये 2 टाइप के हैं। सिंपल एपिथेलियम कहाँ पाया जा रहा है कि जो कैविटी है, डक्ट हैं, ट्यूब्स हैं और जो जहाँ पर पूरी बॉडी की लाइनिंग की जा रही वहाँ पे सिंपल एपिथेलियम है और ये सिंगल लेयर है। उसके बाद कंपाउंड एपिथेलियम, ये मल्टी लेयर होते हैं और ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं जैसे कि अपने स्किन में। ठीक, अब सिंपल एपिथेलियम 3 टाइप का, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल एंड कॉलुमनर। अब आगे देखते हैं कि आप इस पहले डायग्राम को देखिए। जो ए है वो है स्क्वैमस। स्क्वैमस को बोला गया कि सिंगल लेयर का है। ठीक, तो देख के ही लग रहा होगा बिल्कुल फ्लैटेंड है, चिपटा सा है, सिंगल लेयर है। क्यूबॉइडल, ये क्यू फॉर्म में आप देखिए प्रेजेंट जो है, क्यूबॉइडल हो गया। कॉलुमनर में पिलर जैसे आपको दिख रहे हैं, ये कॉलुमनर हैं। अब कॉलुमनर सेल बियरिंग सिलिया ब्रॉड करके दिखाया गया कि ये एक पूरा पिलर और उसके ऊपर ये सिलिया प्रेजेंट, इसीलिए बोल दिया गया कॉलुमनर सेल बियरिंग सिलिया। तो ये है आपके सिंपल एपिथेलियम के टिश्यूज। अब देखते हैं इन सब के बारे में। तो स्क्वैमस पहले देखते हैं कि स्क्वैमस एपिथेलियम क्या है। तो ये सिंगल लेयर का है, फ्लैटेंड है, अभी हमने ऊपर देखा बिल्कुल चिपटा सा है, सिंगल लेयर फ्लैटेंड है और इरेगुलर बाउंड्रीज होती हैं। ठीक, ये इरेगुलरली फॉर्म में पड़े हुए हैं। आपने क्यूबॉइडल देखा और कॉलुमनर देखा कि ये सब एक अच्छे से अरेंज हैं, देखिए, लेकिन यहाँ पर जो फ्लैटेंड फॉर्म में है ये इरेगुलरली अरेंज है। अब आगे देखते हैं कहाँ पे पाए जाते हैं। स्क्वैमस एपिथेलियम कहाँ पे पाया जा रहा है, जो ब्लड वेसल्स हैं वहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक, एयर सैक ऑफ लंग एंड आर इन्वॉल्व इन फंक्शन लाइक फॉर्मिंग अ डिफ्यूजन बाउंड्री। ठीक, तो बिल्कुल सही बात है कि ये इतना लूजली अरेंज है, इरेगुलर फॉर्म में है कि इससे हम पता लगा सकते हैं कि हाँ इनके बीच में स्पेस काफ़ी ज़्यादा होगा ताकि इनका डिफ्यूजन का प्रोसेस काफ़ी आसानी से हो सके। तो ये ऐसे ही जगह पर पाए जाएंगे जैसे कि ब्लड वेसल्स है, जहाँ पर हमेशा चीज़ों का ट्रांसफ़र हो रहा है। और जैसे कि एयर सैक बोला गया, गैसेस पास हो रही हैं, तो गैसें कैसे पास होंगी, जब उनके बीच में स्पेस होगा, वो लूजली अरेंज होंगे तभी ना। और ब्लड वेसल, यहाँ पे कई चीज़ों का ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक, तो सिंगल लेयर होगा, काफ़ी पतला मेम्ब्रेन होगा और काफ़ी लूजली होगा, तभी चीज़ों का वहाँ से ट्रांसफ़र आसानी से हो पाएगा। तो इससे हम चीज़ों को याद रख सकते हैं कि स्क्वैमस एपिथेलियम ब्लड वेसल्स और सैक ऑफ लंग इन सब में पाया जाता है। ठीक, और डिफ्यूजन इसका काम है, ये हमें याद में रखना है। अब क्यूबॉइडल को देखते हैं कि क्यूबॉइडल का क्या काम है। अब देखिए ये थोड़ा सा इसका अरेंजमेंट अच्छा है। ठीक, तो यहाँ से ये थोड़ा सा इसके बीच में गैप कम हो जाएगा, चीज़ों को ज़्यादा आसानी से पास नहीं होने देगा। तो अगर आप ऐसे समझ के चलेंगे तो आई थिंक आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्या है, ये भी सिंगल लेयर है, स्क्वैमस भी सिंगल लेयर था, ये भी सिंगल लेयर है और ये क्यूब लाइक सेल्स होते हैं। पहले ही बताया कि शेप के बेसिस पे इन्हें रखा गया है। ठीक, और ये कहाँ पे पाए जाते हैं, फाउंड इन डक्ट ऑफ ग्लैंड्स एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी। ठीक, किडनी की नेफ्रॉन्स में पाए जाते हैं। ठीक, और क्या है, द मेन फंक्शन आर सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक,
तो जाहिर सी बात है किडनी इतना बड़ा है, वहाँ पर सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का काम तो काफ़ी ज़्यादा होता है। और किडनी की दो ट्यूब्यूल पीसीटी और डीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटिव ट्यूब्यूल एंड डिस्टल कन्वॉल्यूटिव ट्यूब्यूल, तो यहाँ पर ये पाए जाते हैं। ठीक, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और क्या है कि किडनी हैज़ माइक्रोविलाई। तो माइक्रोविलाई क्या होता है? विलाई ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। ठीक, तो अगर मैं आपको बना के दिखाऊं, ये कुछ ऐसे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होंगे, ये माइक्रोविलाई होते हैं। ठीक, तो जो वॉल होती है पीसीटी और डीसीटी की, तो वो आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियम का होगा। ठीक, किडनी के नेफ्रॉन पार्ट में ये पाए जाते हैं, वहाँ पर इनकी लाइनिंग होती है। अब हम अगर कॉलुमनर एपिथेलियम की बात करें, ठीक, कॉलुमनर एपिथेलियम की बात करें तो ये क्या है? कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल ऑफ टॉल एंड सिलेंडर सेल। अभी हमने देखा कि ये देखिए, ये बड़े बड़े सेल हैं, काफ़ी अच्छे से अरेंज हैं, एंड देयर न्यूक्लियाई आर लोकेटेड एट द बेस। फ्री सरफेस में है माइक्रोविलाई। ठीक, वही चीज़ की फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, माइक्रोविलाई पाया जाता है इनके सरफेस पे। एंड दे आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन एंड हेल्प इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। अब देखिए, सबसे ज़्यादा सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन कहाँ से हो रहा था? एपिथेलियम से। उसके बाद थोड़ा सा कम हुआ क्यूबॉइडल में, अब उससे भी ज़्यादा कम हो जा रहा है कॉलुमनर में। क्यों? क्योंकि इनका अरेंजमेंट और ज़्यादा अच्छा है। आप सोचिए, अगर स्टमक की बात कही जा रही है तो स्टमक में एब्जॉर्प्शन प्रोसेस कम है लेकिन सिक्रीशन प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा है। कई एंजाइम सिक्रीट हो रहे हैं स्टमक में फूड के डाइजेशन में, तो यहाँ से क्या है? सिक्रीशन प्रोसेस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होता है स्टमक में, और वहाँ पर इन कॉलुमनर एपिथेलियम की लाइनिंग होती है। ठीक, अब और चीज़ों को देखें, अगर क्यूबॉइडल एपिथेलियम पे सिलिया प्रेजेंट है तो उसे सिलिएटेड एपिथेलियम बोल दिया जाएगा। ठीक, और इसका क्या काम है? सिलिएटेड एपिथेलियम का क्या काम है कि जब कोई पार्टिकल या म्यूकस, जब किसी पार्टिकल या म्यूकस को किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में सेंड करना हो, उससे पुश करके कहीं पे भेजना हो एक प्लेस से दूसरे प्लेस से, तो वहाँ पर ये सिलिएटेड एपिथेलियम पाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जो सिलिया हैं ये मूव करते हैं। ठीक, ऐसे ऐसे मूव करेंगे, और कोई पार्टिकल आ गया सरफेस पे तो उसे ये मूव करके ऐसे आगे आगे बढ़ा देंगे। ठीक, तो ये हो गया। और ये पाए कहाँ जाते हैं? इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन्स लाइक ब्रोंकियोल्स एंड फैलोपियन ट्यूब। तो ये हमें सब में याद रखना है कि कौन सा टिश्यू कहाँ पे पाया जाता है। तो फिर से मैं एक बार बोलती हूँ कि स्क्वैमस कहाँ पे पाया जा रहा है? ब्लड वेसल्स में और एयर सैक ऑफ लंग्स में। क्यूबॉइडल आपका पाया जाता है जो डक्ट हैं, ग्लैंड हैं। ठीक, जैसे कि किडनी का नेफ्रॉन, पीसीटी, डीसीटी, इन सब में। कॉलुमनर एपिथेलियम तो ये कहाँ पे पाया जाता है? स्टमक, इंटेस्टाइन, यहाँ पे सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन का काम काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। ठीक, और अगर सिलिएटेड एपिथेलियम की बात की जाए तो ये ब्रोंकियोल्स एंड फैलोपियन ट्यूब, यहाँ पे ये पाए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हो, काफ़ी अच्छे से आप लोग समझ पा रहे हो। कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। सम ऑफ द कॉलुमनर और क्यूबॉइडल सेल्स गेट स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रीशन एंड आर कॉल्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो कुछ कॉलुमनर और क्यूबॉइडल सेल जिनसे कि एक स्पेसिफिक सिक्रीशन होता है, जिन्हें कि ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोला जाता है। ठीक, जब कुछ कॉलुमनर और क्यूबॉइडल सेल कोई स्पेसिफिक सिक्रीशन करे तो उन्हें ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोला जाएगा। और ग्लैंडुलर एपिथेलियम भी दो टाइप के हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। ठीक, अब यूनिसेलुलर कहाँ पे है? गॉबलेट सेल्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का जो गॉबलेट सेल है वो आपका यूनिसेलुलर। अब मल्टीसेलुलर कहाँ पे पाया जा रहा है? सलाइवरी ग्लैंड, क्लस्टर्स ऑफ सेल्स। ठीक, सलाइवरी ग्लैंड, कितना ज़्यादा यहाँ पे ग्लैंड पाए जाते हैं सलाइवरी ग्लैंड, कितने कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है सलाइवरी ग्लैंड का, और क्लस्टर्स ऑफ सेल पाए जाते हैं। ये मल्टीसेलुलर ग्लैंडुलर जो एपिथेलियम है ये आपका सलाइवरी ग्लैंड में। ठीक, तो यूनिसेलुलर गॉबलेट सेल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड क्लस्टर ऑफ द सेल जो हैं सलाइवरी ग्लैंड, जो कि आपका मल्टीसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ठीक, अब अगर हम सिक्रीशन के बेसिस पे बात करें, इनके पोर ऑफ देयर सिक्रीशन, इनकी बात करें पोरिंग ऑफ देयर सिक्रीशन, तो ये दो टाइप के हैं, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन।
दो टाइप के ग्लैंड हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है कि ग्लैंड सिक्रीट म्यूकस, सलाइवा, ईयर वैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम एंड अदर सेल्स, ठीक, अदर सेल प्रोडक्ट। तो जब इतनी चीज़ों का सिक्रीशन हो रहा है, ईयर वैक्स का सिक्रीशन हो रहा है, ये चीज़ें हमें याद में रखनी है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड किन किन चीज़ों का सिक्रीशन करते हैं। तो म्यूकस, सलाइवा, ईयर वैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम एंड अदर सेल प्रोडक्ट। तो ये सब चीज़ें आप मतलब आप सोच के देख के पता लगा सकते हैं कि इन सब चीज़ों का जो सिक्रीशन है वो तो काफ़ी बड़े डक्ट और ट्यूब में हो रहा है, तभी तो इसे एक्सोक्राइन बोला जा रहा है। ईयर वैक्स आप देखिए तो बड़ा सा डक्ट है, ठीक। ट्यूब्स में आप अगर देखिए तो सलाइवा आप देखिए, बकल कैविटी है, इतनी बड़ी कैविटी वहाँ पर सलाइवा का, तो क्या ये सब बाहर इनका सिक्रीशन हो रहा है, तो ये एक्सोक्राइन हो गए। अब एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो इनका सिक्रीशन किसी ग्लैंड में नहीं होता, ये डायरेक्ट ब्लड में इनका सिक्रीशन होता है और वहाँ से ये मिक्स हो जाते हैं। आगे देखते हैं, ठीक। एक्सोक्राइन को हमने देखा कि इनका सिक्रीशन किसी डक्ट में नहीं होता है और ये हार्मोन सिक्रीट करते हैं। एक्सोक्राइन को हमने देखा क्या कर रहे हैं कि ईयर वैक्स, सलाइवा, मिल्क और क्या क्या है, म्यूकस है, डाइजेस्टिव एंजाइम, ये सब। एंडोक्राइन हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं जो कि डायरेक्टली ब्लड में आपका मिक्सअप होता है। अब जो नेक्स्ट है वो है कंपाउंड एपिथेलियम, सिंपल एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम, ये दो आपके एपिथेलियम के पार्ट थे। अब सिंपल को हमने कंप्लीट कर लिया, अब हम कंपाउंड एपिथेलियम को देखते हैं। 1 मिनट। कंपाउंड एपिथेलियम क्या है, ये मल्टी लेयर होते हैं, ठीक, ये मल्टी लेयर हैं, 1 लेयर और मल्टी लेयर हैं। और इनके बारे में क्या है कि इनका सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में काफ़ी लिमिटेड रोल होता है। सिंपल एपिथेलियम को तो हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा इनका रोल है सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में, लेकिन कंपाउंड एपिथेलियम इनका सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में काफ़ी लिमिटेड रोल है एंड देयर मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेसेस and the cover the dry surface of the skin, the moist surface of the buccal cavity, pharynx, inner lining of the duct of salivary gland and of pancreatic duct, ठीक। तो जहाँ पर सिक्रीशन हो रहा है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। सलाइवरी ग्लैंड में सिक्रीशन हो रहा है, पेनक्रियाटिक डक्ट है वहाँ पे सिक्रीशन हो रहा है, जहाँ पर केमिकल और मैकेनिकल चीज़ें पाई जा रही हैं वहाँ पर ये पाए जाते हैं, ठीक। तो हमने ये देखा कि कंपाउंड एपिथेलियम कहाँ पे पाए जाते हैं। अब और चीज़ों को देखते हैं। In nearly all animal tissues, specialized junction provide both structural and functional link between this individual cell। तो जंक्शन क्या है कि जब ढेर सारे सेल किसी एक स्पेसिफिक प्लेस पे आके इकट्ठे हो जाएं, एक दूसरे से लिंक हो जाए, तो वो जंक्शन हो जाएगा, ठीक। अब जंक्शन को 3 पार्ट में रखा गया है। देयर आर 3 टाइप ऑफ सेल जंक्शन। क्या क्या है, टाइट है, एडहियरिंग है और गैप जंक्शन। अब इन तीनों को देखते हैं। टाइट जंक्शन क्या है, नाम से ही पता चल रहा है कि ये काफ़ी टाइटली एक दूसरे से जुड़े होंगे और लिंक होंगे, ठीक। स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू। तो टिश्यू से चीज़ों का जो सब्सटेंसेज है सिक्रीशन काफ़ी आसानी से ना हो पाए, जैसे कोई सब्सटेंस है जो कि जिसे ट्रांसफ़र नहीं होना है वॉल से, तो वहाँ पर आपके टाइट जंक्शन होंगे, ठीक। जो सेल्स होंगे वो काफ़ी कॉम्पैक्टली एक दूसरे से लिंक होंगे कि सिक्रेशन वहाँ पे ना हो पाए, तो वहाँ पे टाइट जंक्शन होगा। एडहियरिंग जंक्शन क्या है, परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल टुगेदर, कि सेल एक दूसरे से काफ़ी अच्छे से जुड़े रहे, सीमेंटिंग उनमें रहे, तो वहाँ पे आपका एडहियरिंग जंक्शन हो जाएगा। एंड गैप जंक्शन क्या है, फैसिलिटेट द सेल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर by connecting the cytoplasm of adjoining cells for rapid transfer of ion, small molecules and sometime big molecules, ठीक। तो जहाँ पर क्या है, चीज़ों का थोड़ा ट्रांसफ़र हो सके, आयन का, मॉलिक्यूल्स का और बड़े मॉलिक्यूल्स, छोटे मॉलिक्यूल, इन सब का जब साइटोप्लाज्म के थ्रू, इन सब चीज़ों के थ्रू जब ट्रांसफ़र हो जाए तो वहाँ पे आपका गैप जंक्शन होगा। नाम से ही पता चल रहा है कि जब सेल्स के बीच में थोड़ा गैप रहे, स्पेस रहे, ताकि चीज़ों का ट्रांसफ़र हो सके आसानी से, तो वहाँ पे गैप जंक्शन।
तो हमने देखा कि जंक्शन के बेसिस पे 3 टाइप के से जंक्शन है, टाइट जंक्शन, एडेनिक जंक्शन एंड गैप जंक्शन। टाइट जंक्शन क्या है कि काफ़ी कॉम्पैक्टली जब सेल अरेंज हो, किसी सिक्रीशन को ना होने दे, किसी सब्सटेंस को सिक्रीट ना होने दे, ट्रांसफर ना होने दे, तो वहाँ पे टाइट जंक्शन। एडियरिंग जंक्शन जब सेल एक दूसरे से काफ़ी कॉम्पैक्टली एक दूसरे से जुड़े हो, सीमेंटिंग हो सेल के बीच में, तो वो आपका एडहियरिंग जंक्शन। एंड गैप जंक्शन कि जब सिक्रीशन हो जाए, चीज़ें ट्रांसफ़र हो जाए, आयन मॉलिक्यूल्स ये सब ट्रांसफ़र हो जाए, तो गैप जंक्शन होगा। अब हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू की। ठीक, एपिथेलियम टिश्यू कंप्लीट हो गया। अब हम कनेक्टिव टिश्यू को देखते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू ये सबसे ज़्यादा बॉडी में पाए जाने वाले टिश्यू होते हैं। ठीक, सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू हैं। जैसे कि इनके नाम से ही पता चलता है, कनेक्टिव मतलब कनेक्शन, एक दूसरे से लिंक रहे, एक दूसरे को सपोर्ट करे, तो वो आपका कनेक्टिव टिश्यू। तो हम जानते हैं सपोर्ट की अगर बात करें तो टेंडन एंड लिगामेंट, तो ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं कि स्केलेटल मसल से जब बोन का ज्वाइनिंग होता है, टेंडन है, और बोन टू बोन का जब ज्वाइनिंग होता है तो वहाँ पे आपका लिगामेंट है। ठीक, तो ये हो गया कनेक्शन की बात पे हमने देखा कि क्या होते हैं। अब आगे देखते हैं। अब देखिए कि ये कितने टाइप के हैं। कार्टिलेज, बोन, एडिपोस और ब्लड। ठीक, तो ये क्या है? ये कनेक्टिव टिश्यू है। अब जो ब्लड है, ब्लड में फाइबर्स नहीं पाए जाते हैं, और कार्टिलेज में, बोन में और एडिपोस टिश्यूज में फाइबर पाए जाते हैं। तो ये चीज़ें हमें याद में रखना है कि इन ऑल कनेक्टिव टिश्यूज एक्सेप्ट ब्लड द सेल सिक्रीट फाइबर ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन कॉल्ड कोलेजन और इलास्टिन। तो कोलेजन फाइबर ये आपके ब्लड में नहीं होंगे, कार्टिलेज, बोन और एडिपोज में फाइबर पाए जाते हैं। फाइबर क्यों पाए जाते हैं, फाइबर का काम क्या है, ये हम देखते हैं। तो फाइबर जो है ये इन टिश्यूज को स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। फाइबर का क्या काम है? स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना। तो ब्लड जो है ये काफ़ी सॉफ्ट है, लेकिन बोन काफ़ी हार्ड है, एडिपोज टिश्यूज, कार्टिलेज ये सब हार्ड है, तो यहाँ पर फाइबर का पाया जाना बनता है। अब देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू को 3 पार्ट में रखा गया है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो ये चीज़ें हमें याद में रखनी है, लूज, डेंस एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। अब हम लूज कनेक्टिव टिश्यू को देखते हैं। तो जब टिश्यूज लूजली अरेंज होंगे इन अ सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल एरियोलर टिश्यूज प्रेजेंट बीनीथ द स्किन। ठीक, स्किन के नीचे जो एरियोलर टिश्यूज है, तो क्या है, ये लूजली है, लूजली अरेंज होते हैं, इनके बीच में क्या होता है, सेमी फ्लूइड पाया जाता है सब्सटेंस, तो वो एरियोलर टिश्यूज हो गए। और ये क्या करते हैं, ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं एपिथेलियम टिश्यूज को। हमने देखा कि स्किन क्या है, वहाँ पे स्किन ये एपिथेलियम टिश्यूज के बने होते हैं, और एपिथेलियम टिश्यू के नीचे आपके एरियोलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जो कि इसे सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक, अब और चीज़ों को देखते हैं। तो जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है इनमें फाइब्रोब्लास्ट, माइक्रोफेजेज एंड मास्ट सेल ये सब प्रेजेंट होते हैं इन टिश्यूज में। अब हम देखते हैं एडिपोज टिश्यू। तो ये सबसे बड़ा खासियत जानने की बात है, क्वेश्चन भी कई बार आता है एडिपोज टिश्यू पे कि इनमें एक स्पेशल चीज़ होता है कि ये फैट को स्टोर करते हैं। एडिपोज टिश्यूज स्टोर फैट्स एंड the excess of nutrient which are not used immediately are converted into fat and are stored in these tissues। तो वो excess material जो कि तुरंत स्टोर नहीं हो पाता है, उसका यूज़ नहीं हो पाता है, तो वो क्या होगा, वो फैट में कन्वर्ट होगा और इन टिश्यूज़ में वो स्टोर हो जाएगा। ठीक, एडिपोज टिश्यूज़ में फैट पाए जाते हैं, ये हमें ध्यान में देना है। अब अगर हम डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से अटैच होंगे, काफ़ी डेंस फॉर्म में होंगे। ठीक, तो इन्हें भी 2 पार्ट में रखा गया, डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर। इनके ऑर्गेनाइजेशन पे बेसिस पे इन्हें 2 पार्ट में रखा गया, डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर। तो डेंस रेगुलर को पहले हम देखते हैं कि कोलेजन फाइबर, अभी हमने देखा कोलेजन किसका, फाइबर किसका बना, कोलेजन और क्या था, कोलेजन और इलास्टिन का बना है। ठीक, फाइबर कोलेजन और इलास्टिन का बना है। तो जो कोलेजन फाइबर है, ठीक,
तो टेंडॉन और लिगामेंट की हमने जब बात की कि टेंडॉन और लिगामेंट, क्यों टेंडॉन और लिगामेंट में, क्योंकि ये रेगुलर फॉर्म में अरेंज्ड हैं। ठीक, डेंस रेगुलर बोला गया ना, डेंस रेगुलर, तो यहाँ पर जो फाइबर है ये एक रेगुलर फॉर्म में है। आप इसका डायग्राम देखिए, आप इस डायग्राम को देखिए, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फाइबर्स आप देख रहे हैं कि एक ही तरीके से ऐसे अरेंज हैं, ये रेगुलर फॉर्म में अरेंज हैं। ठीक, तो इसलिए इन्हें डेंस रेगुलर बोला गया। अब टेंडॉन विच अटैच स्केलेटल मसल टू बोन एंड लिगामेंट विच अटैच वन बोन टू अनदर। ठीक, तो ये हो गए टेंडॉन और लिगामेंट, ये हो गए डेंस रेगुलर टिश्यू के एग्जाम्पल। अब अगर हम डेंस इरेगुलर टिश्यू की बात करें तो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू हैज फाइब्रोब्लास्ट एंड मैनी फाइबर्स मोस्टली कोलेजन दैट आर ओरिएंटेड डिफरेंटली। ठीक, तो ये हो गए आपके डेंस इरेगुलर। आप देखिए यहाँ पर बी वाला स्ट्रक्चर किस तरीके से ऊपर नीचे चारों साइड से किसी भी तरीके से ये इरेगुलर फॉर्म में अरेंज हैं, इसलिए ये डेंस इरेगुलर बोला गया। अब हम आगे की चीज़ों को देखते हैं। स्किन, कार्टिलेज, बोन और ब्लड, ये क्या है, ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू हैं। ठीक, ये क्या है, ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू हैं। स्किन, बोन, कार्टिलेज और ब्लड, ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू हैं। अब देखते हैं कि इंटरसेलुलर मटेरियल ऑफ कार्टिलेज इज सॉलिड एंड प्लेएबल एंड रजिस्ट कंप्रेशन। तो क्या है, कार्टिलेज क्या है कि ये कंप्रेशन को रजिस्ट करते हैं कि आप अपना नोज कितना भी दबाइए, ईयर कितना भी दबाइए, क्या टूटता है, नहीं टूटता, क्योंकि वो कार्टिलेज का बना है। ठीक, ये क्या है, ये कंप्रेशन के लिए है, रजिस्ट हैं और प्लेएबल हैं, सॉलिड हैं। ठीक, तो ये आपका कार्टिलेज है। अभी हम आगे देखेंगे इन चीज़ों को। मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टिब्रेट एम्ब्रियो आर रिप्लेस्ड बाय बोन इन एडल्ट्स, कि हम जानते हैं बच्चों में बाद में जो कार्टिलेज हैं वो रिप्लेस होकर के बोन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, कार्टिलेज कहाँ पे पाया जाता है, टिप ऑफ नोज, आउटर ईयर ज्वाइंट्स। ठीक, और कहाँ पे है, बिटवीन एडजेसेंट बोन ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम, लिम्ब एंड हैंड इन एडल्ट। तो ये आपके कार्टिलेज है। बोन को अगर हम देखें तो बोन तो काफ़ी सॉलिड है, कार्टिलेज से काफ़ी ज़्यादा। तो बोन हैव अ हार्ड and non-pliable ground substances rich in calcium, salt and collagen fiber। बोन में कैल्शियम, सॉल्ट एंड कोलेजन फाइबर काफ़ी ज़्यादा होते हैं, विच गिव बोन इन स्ट्रेस। ठीक, बोन में जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, इनका काम क्या है, कैल्शियम, सॉल्ट, कोलेजन फाइबर, ये बोन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। अब देखते हैं, इट इज़ द मेन टिश्यू दैट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल फ्रेम ऑफ द बॉडी। जो हमारा बॉडी है, बॉडी का जो शेप है, जो एक फ्रेमिंग है, वो इन बोन की ही वजह से तो है। ठीक, जो शरीर का एक ढांचा जिसे हम कहते हैं वो बोन प्रोवाइड करता है। बोन सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टर टिश्यू एंड ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। द बोन सेल जिसे ऑस्टियोसाइट्स बोला जाता है आर प्रेजेंट इन द स्पेस कॉल लेक्यूनी। बोन की जो सेल है उन्हें ऑस्टियोसाइट बोला जाता है और ये जिस स्पेस पे पाए जाते हैं, जहाँ पे पाए जाते हैं, उसे लेक्यूनी बोला जाता है। लिम्ब बोन, हाथ पैर के, सच एज द लॉन्ग बोन ऑफ द लेग सर्व वेट बियरिंग फंक्शन। तो हम अपने हाथों से, पैरों से कितना काम करते हैं। ठीक, तो क्या है कि ये कितना ज़्यादा सॉलिड है, कितना ज़्यादा हम कितनी हैवी चीज़ें भी उठा लेते हैं, तो ये बोन की ही बदौलत है। ठीक, तो बोन क्या है, काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है। किसकी वजह से है, कैल्शियम, सॉल्ट एंड कोलेजन फाइबर हैं, और बोन बॉडी को एक फ्रेम प्रोवाइड कर रहा है। और बोन की जो सेल हैं ऑस्टियोसाइट बोलते हैं। बोन की सेल जिस प्लेस पे पाई जाती है उसे लेक्यूनी बोलते हैं। ये सारी चीज़ें हमने देखी। थोड़ा बहुत और चीज़ें देखते हैं। अब क्या है कि बोन मैरो में ब्लड का फॉर्मेशन होता है। ठीक, ये हम जानते हैं। और ब्लड क्या है, ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें प्लाज्मा होता है, आरबीसी होते हैं और डब्ल्यूबीसी होते हैं। ठीक, और ब्लड से कई सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट होता है, ब्लड से कई सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये रहा पूरा तो नहीं, दो चीज़ें इसमें बच रही हैं।
दो चीज़ें, मसल टिश्यू और क्या बच रहा है, न्यूरल, ठीक, न्यूरल टिश्यू। तो ये कल के वीडियो में होगा, काफ़ी छोटा है लेकिन अभी बस इतना ही करते हैं। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी लोगों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे वीडियो को, तो मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा। तो मैं ऐसे ही मेहनत करती रहूँ और अच्छे तरीके से पढ़ाती रहूँ आप लोगों को, और अच्छे कंटेंट मिलते रहें। तो इसके लिए आप लोगों को लाइक करना पड़ेगा और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आपको कोई चेंज चाहिए, आप कुछ और भी मतलब कुछ भी अगर आपको लगता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मसल और न्यूरल टिश्यू को कंप्लीट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।